फोर्स कंसेप्ट के ऊपर हमारी 5 वीडियोस रहेंगी। 40 मिनट्स के लगभग का एक सेशन रहेगा उसका। और इस 5 वीडियो में हम शुरुआत की 3 जो वीडियोस हैं 40 मिनट्स की, उसमें हम कोशिश करेंगे जितने फंडामेंटल्स हमारे हैं उनको हम देख सकें। क्लास 11th के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। और फिर अगली जो 2 वीडियो हैं उसमें हम कोशिश करेंगे पिछले साल के आए हुए जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस हैं उनको हम साथ में डिस्कस कर सकें, और उसको जितने ईजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं उसे सॉल्व करेंगे। तो एक रिदम में हम लोग चलते हैं और इस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को हम देखना शुरू करते हैं। अगर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं इसका सेकेंड लॉ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। F इज इक्वल टू एम इंटू ए। ये आपके पास सेकेंड लॉ है। इसका स्टेटमेंट है फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आपके पास ये वैल्यू देता है। इसको हम थोड़ा दूसरी तरीके से देखेंगे। ये जो F आपके पास है ये कॉज है और A आपके पास क्या है, इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब मोशन को जो गवर्न करेगा, वो मोशन को कौन गवर्न करेगा, एक्सेलरेशन गवर्न करेगा। तो मोशन को गवर्न करने वाला एक्सेलरेशन है, उसको प्रोड्यूस करने वाला फोर्स है। और कितना एक्सेलरेशन किसी फोर्स की वजह से पैदा होगा वो डिपेंड करेगा कि उसका इनर्शिया क्या है। ये आपके पास इनर्शिया कहलाता है। लेकिन क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स और लॉज ऑफ मोशन दोनों ही सर आइजैक न्यूटन के दिए हुए हैं, तो ये मास, ग्रेविटेशनल मास से हम इसको यूज़ कर लेते हैं। और लगभग जो आपके पास जिसका जितना ज़्यादा ग्रेविटेशनल मास है उतना ही इनर्शिया भी होता है। ये सब कुछ 1600 में सर आइजैक न्यूटन के द्वारा बताई गई चीज़ें हैं। उस समय इवन हमको मास का भी फंडामेंटल नहीं पता था कि मास की आपके पास किस तरीके से हम इसको कंपेयर करें, इसका जो बेसिक यूनिट है वो क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता थी। मैं बस इसको आपके सामने थोड़ा सा और रखना चाह रहा हूँ। ये F इक्वल्स टू एम इंटू ए, जैसे हमने इसको कॉज और इफेक्ट रखा, या हम इसको ये मान सकते हैं कि अगर आपके पास ये प्रेजेंट है तो फ्यूचर में क्या होने वाला है वो इस एक्सेलरेशन से पता लगता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग अभी क्लास 10 से क्लास 11th में पहुंचे होंगे, फिर भी मैं आपके सामने एक चीज़ लिख रहा हूँ, उसको आप देखिएगा। F इज इक्वल टू एम डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर। जो एक्सेलरेशन होता है वो डबल डेरिवेटिव होता है डिस्प्लेसमेंट के। अगर थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं कि हम लीनियर मोशन कर रहे हैं, कहीं पे आपके पास 2 डायमेंशनल मोशन नहीं है, तो हम उसको एक वेरिएबल x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी आप बस इतना समझें, F इज इक्वल टू एम डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर। ये एक इक्वेशन जब भी सर आइजैक न्यूटन ने दी थी उस समय जो फोर्सेस अवेलेबल थे वो, उनके बाद जो फोर्सेस आए वो, और शायद अब जो आने वाले फोर्सेस हैं, शायद न्यूक्लियर फोर्स आए या जो भी आए, वो आप इस जगह पे रखोगे और इस इक्वेशन को आप किसी भी मैथमेटिकल डिपार्टमेंट को जाके दोगे और उनसे पूछोगे कि इसका सोल्यूशन क्या है, तो आपको एग्जैक्ट वो चीज़ें बता देगा जिस तरीके से आपके पास उसका डिस्प्लेसमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस F की जगह आपने माइनस के एक्स डाला, ये माइनस के एक्स एक स्प्रिंग का फोर्स होता है। ये अभी शुरुआत है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि कहाँ से उन्होंने शुरू किया होगा। इस F की जगह आप माइनस के एक्स डालोगे तो आपको जो सोल्यूशन मिलेगा वो आपके पास कुछ इस तरह का सोल्यूशन मिलेगा। x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी का मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास साइन का फंक्शन है। साइन का फंक्शन का मतलब डिस्प्लेसमेंट आपके पास एक लिमिट तक जाता है, उसके बाद वो वापस आता है, जीरो होता है और नेगेटिव भी होता है। यानी आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू पॉसिबल है। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर हमारे पास कोई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम अगर लगा हुआ होगा और उसको हम एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे ऑसिलेट कराएंगे, तो आपके पास वो अपनी मीन पोजीशन से एक ए पॉजिटिव और आपके पास एक नेगेटिव ए तक का ऑसिलेशन करता रहता है। यानी ये आपके पास पूरा मैथमेटिकल पार्ट है, ये आपकी फिजिक्स है। और कितनी आसानी से मैथमेटिकली आपने इसके आपको ये नहीं पता, जिस समय हमने ये माइनस के एक्स यहाँ रखा होगा उस समय आपको ये नहीं बताया होगा कि ये फोर्स कोई स्प्रिंग के द्वारा दिया गया फोर्स है। बस ये माइनस के एक्स यहाँ पे रखा और x की वैल्यू आपके पास आ गई। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये आपके पास जो एक्सप्रेशन है F इज इक्वल टू एम ए, या इसको हमने जो दूसरे फॉर्म में लिखा है F इज इक्वल टू एम डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, इसकी वर्थ क्या है, इसकी पावर क्या है। अगर आप इसी फोर्स की जगह अगर आप जी एम वन एम टू अपॉन एक्स स्क्वायर रख देते हैं, एम डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर रख देते हैं,
तो ये आपको बहुत सारे सोल्यूशन दे सकता है अलग अलग सिचुएशन के लिए। ये अगर आप किसी एप्पल के लिए कर रहे होगे तो ये आपके पास एक्स को लीनियर मोशन की तरह आपको समझा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे पेड़ से अगर एक सेब गिरता है तो वो सीधा आपके पास ऊपर पेड़ से नीचे की तरफ आता है, यानी एक्स आपके पास क्या आ गया, लीनियर मोशन। वहीं अगर हम मून की बात करेंगे तो एक्स आपके पास इलेप्टिकल या लगभग सर्कुलर मोशन आपके पास आपको दे देगा। और ये एक्सप्रेशन आपके पास कहां से आया है, लॉज ऑफ मोशन से। और ये एक्सप्रेशन आपके पास कहां से आया है, ग्रेविटेशनल लॉ से। और ये दोनों ही चीजें सर आइजैक न्यूटन की दी हुई चीजें हैं, gm1m2r2 md2x/dt²। और इसी के थ्रू उनको ये पता लग पाया कि आपके पास किस तरीके से एक एप्पल जो है वो उसी फोर्स की वजह से सरफेस ऑफ अर्थ पे आता है, उसी फोर्स की वजह से, जिस फोर्स की वजह से मून जो है वो आपके पास अर्थ के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता है। तो आप फोर्सेस की अलग अलग वैल्यूज रखते जाओगे और आपको फाइनल रिजल्ट मिलता जाएगा। सिर्फ आपको करना क्या है, ये जो अभी आपने लिखा F इज इक्वल टू एम d2x/dt², सिर्फ आप यहाँ पे फोर्स रखिए और सोल्यूशन आपको वही मिलेगा जो आपके पास कोई बॉडी कर रहा है। इसको अगर हम देखें तो ये आपके पास एक बहुत ही स्पेसिफिक है। एक अगर हम एक बात कहें तो इस पूरे 300-400 साल के अंदर एक सबसे पावरफुल एक्सप्रेशन की तरह है जो आपको किसी के मोशन के बारे में प्रिडिक्ट करता है और बहुत एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करता है। तो हमारा जो पूरा वर्ल्ड है, मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है जहां हम लोग रहते हैं, देखते हैं, वहां ये पूरी तरह से वैलिड है। और आज तक आपके पास कोई फोर्स, अगर यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रखोगे तो वो आपको अट्रैक्शन और रिपल्शन बता देगा। मैग्नेटिक फोर्स रखिए, स्प्रिंग फोर्स रखिए, कोई भी फोर्स रखिए, आपको सोल्यूशन मिलता है और वो एग्जैक्ट वही होता है जिसके थ्रू आपके पास कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। ये आपने इस चीज को देख लिया। और बहुत सारी चीजें और आपको, जैसे हम फर्स्ट लॉ की बात करें कि F अगर आपके पास 0 है तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये जो d2x/dt² है ये आपके पास 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो dx/dt है वो कांस्टेंट हो जाएगा। ये जो क्वांटिटी अगर कांस्टेंट होगी तभी जाके इसका डबल डेरिवेटिव 0 होगा। और ये आपके पास क्या है, वेलोसिटी, ये कांस्टेंट हो जाएगी। तो एक जो फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं हम लोग, और फर्स्ट लॉ आप लोग कई बार इसको लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी आप जानते हो, और इसको बहुत आसानी से हम बोल देते हैं कि फोर्स इज 0, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इसको तुम और भी अलग अलग तरीके से हम समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए कि आप किसी एलिवेटर के अंदर खड़े हुए हो और ये एलिवेटर आपके पास रेस्ट पे है, और एक एलिवेटर के आप अंदर खड़े हुए हो और एलिवेटर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। ऊपर एलिवेटर ऊपर करता है किसी भी जगह, वी हैव कांस्टेंट वेलोसिटी। इन दोनों फ्रेम को डिस्टिंग्विश कर पाना इज नॉट पॉसिबल। यानी एक रेस्ट के फ्रेम को और एक कांस्टेंट वेलोसिटी के फ्रेम को, ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट हमारे पास नहीं है कि आप एक रेस्ट पे है या आपके पास एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो बस मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि फर्स्ट लॉ भी जो है वो हम जो बहुत आसानी से बोलते हैं कि if f is 0 v is constant, उससे ज्यादा अच्छी तरीके से दिमाग में ये रखें कि फर्स्ट लॉ आपको कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि रेस्ट और कांस्टेंट वेलोसिटी ये दोनों एक ही चीज है। और इसी को लेके हम रिलेटिव मोशन पढ़ते हैं न्यूटन के लिए, और जब स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है तो यही रिलेटिव मोशन जो है रिलेटिविटी का रूप ले लेता है, न्यूटन ने नहीं बताया। और फिर फाइनली आपके पास आइंस्टाइन के पास पहुंच के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो जो आपके पास फर्स्ट लॉ है वो फर्स्ट लॉ एक तरह से ये बताता है कि it is not possible to distinguish a frame which is at rest and a frame which is moving with a constant velocity। इसको जैसे जैसे समय अगर आपके पास होगा, आपके पास ये लग्जरी है कि समय है, अभी आप लोग मोस्ट प्रोबेबली क्लास 11th में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसको बहुत डिटेल में बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात पक्का है कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, इनको आप जितना पढ़ोगे, जितना समझने की कोशिश करोगे, ये बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक है कि आप जितना इनको सोच सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके थर्ड लॉ की, थर्ड लॉ जो आपके पास है
वो एक्शन और रिएक्शन है। और इस एक्शन और रिएक्शन को आप समझने के लिए हम कुछ फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे। उसके बाद इस एक्शन रिएक्शन के बारे में भी समझेंगे कि जब दो चीज़ें आपस में टकराएं या आप किसी पे फोर्स लगाओ तो फोर्सेस आपके पास सेम हो सकते हैं, लेकिन उसका जो इफेक्ट है अलग हो सकता है। जैसे कि अगर एक एप्पल है, वो अगर किसी फोर्स से नीचे की तरफ आ रहा है तो अर्थ के सेंटर पे भी सेम फोर्स लग रहा है। अगर ये फोर्स आपके पास थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 20 न्यूटन का है, तो ये फोर्स भी आपके पास कितना होगा, 20 न्यूटन का। लेकिन एप्पल तो नीचे आएगा, अर्थ नहीं मूव करेगी। रीजन क्या है कि ये फोर्स आपके पास किसके ऊपर लग रहा है, मास ऑफ अर्थ। और मास ऑफ अर्थ इतना ज्यादा है कि उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और भी दूसरे फोर्सेस वहां मौजूद होते हैं, लेकिन एप्पल जो है उसके पास एक एक्सेलरेशन आ जाएगा और वो नीचे की तरफ आपके पास गिर जाएगा। कई बारी इसको समझने में एकदम से एक बारी में आपको समझ नहीं आता। अगर मैं आपसे एक बार को पूछूं कि एक तेज चलती हुई गाड़ी आ रही है और एक साइकिल वाला आ रहा है, दोनों में टक्कर हो जाती है तो किस पे ज़्यादा इम्पल्सिव फोर्स होंगे, तो डेफिनेटली अभी अगर आप लोग 11th क्लास में हैं तो आपका आंसर कई बारी हो सकता है कि साइकिल वाले पे ज़्यादा हो। लेकिन जब कभी भी दो चीज़ें आपस में टकराती हैं तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि कौन आपके पास जो है ज़्यादा बड़ा है कौन छोटा है, फोर्सेस सेम लगते हैं। लेकिन हाँ, जो भारी चीज़ है उसके ऊपर इफेक्ट कम दिखाई पड़ता है, जो हल्की चीज़ है उस पर इफेक्ट ज़्यादा दिखाई पड़ता है। यानी फाइनली मैं आपको फिर से सेकेंड लॉ में समझाना चाहता हूँ कि आपके पास जो गवर्निंग बॉडी है, मोशन को जो गवर्न करेगा वो क्या चीज़ होगी, एक्सेलरेशन। फोर्स एक कॉज है, और उन सब के बीच में आपके पास कौन सी चीज़ है, इनर्शिया। इनर्शिया अगर कम है तो एक्सेलरेशन काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकता है, और अगर इनर्शिया बहुत ज़्यादा है या मास बहुत ज़्यादा है तो ये एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होता है। तो एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपके पास था फोर्सेस के लिए। और बस ये ध्यान रखना, जब भी सर आइजैक न्यूटन ने ये एक्सप्रेशन दिया था तो ये फोर्स, मास और एक्सेलरेशन, इन तीनों चीज़ों को भी उन्हीं को डिफाइन करना पड़ा था। और तो और बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, आपको भी अच्छा लगेगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि F इज इक्वल टू एम डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर यहाँ रखा गया। और ये फोर्स जब उन्होंने ये फॉर्मूला उन्होंने कब दिया, उनकी उनकी एज आप लोगों के बराबर ही होगी, करीब 16-17 साल की एज थी, तब उन्होंने ये फॉर्मूला दे दिया F इज इक्वल टू एम डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर। और 4 साल के बाद जाके उन्होंने एक फोर्स दिया जी m1 m2 अपॉन एक्स स्क्वायर। आप सबको पता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन ये देने के बाद इसको सॉल्व कर पाना, जी m1 m2 अपॉन एक्स स्क्वायर और m d2x ओवर dt स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए उस समय मैथमेटिक्स नहीं थी, तो उन्होंने 3 साल 4 साल और लगा के एक मैथ्स की ब्रांच इन्वेंट करी, और उस मैथ्स की ब्रांच का नाम क्या था, इंटीग्रल कैलकुलस। तो आप सोच सकते हो किसी एक आदमी के द्वारा किया गया इतना सारा काम कि आप उसको कभी उसको बताने में ही इतना समय लग जाता है। तो आप सोच सकते हो कितने महानतम जो है वैज्ञानिकों में से एक रहे होंगे, अपने टाइम के सबसे अच्छे मैथमेटिशियन। और इनफैक्ट अगर आप कभी न्यूटन के बारे में पढ़ेंगे तो उनके 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 बारे में जो पहला शब्द आप पढ़ोगे वो फिजिसिस्ट के बारे में नहीं पढ़ोगे या किसी साइंटिस्ट नहीं पढ़ोगे, मैथमेटिशियन पढ़ोगे। तो एक हाई क्लास, एक सुप्रीम क्लास मैथमेटिशियन थे। तो खैर अभी हम उनके लॉज ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और धीरे धीरे हम लोग उसको और आगे पढ़ना शुरू करेंगे हम लोग। तो एक क्वेश्चन आप लिखिए, एन ऑब्जेक्ट starts from rest and cover 100 meters in 20 seconds. If mass of the object is equal to 10 kg, find the force required for the object. So an object starts from the rest and covers 100 meter in 20 seconds. If mass of the object is 10 kg, find the force required for the object. ये आपको देखना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपके पास यहाँ पे अगर हम देखें तो starts from the rest यानी u0 है, s की वैल्यू आपके पास जो है वो 100 मीटर्स की दे रखी है, और टाइम जो है वो आपके पास 20 सेकेंड्स का है।
और अगर आप इसमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करोगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s की वैल्यू आपके पास 100 है, u 0 है, तो t के साथ मल्टीप्लाई करने पे 0 हो जाएगा, हाफ इंटू ए इंटू 400, तो a की वैल्यू अगर आप इसको पूरा सॉल्व करते हो तो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास आती है। तो जो फोर्स की वैल्यू है वो क्या होती है, m इंटू ए, तो जो रिक्वायर्ड फोर्स होगा वो आपके पास कितना होगा, 10 इंटू 0.5, यानी f की वैल्यू आपके पास 5 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 5 न्यूटन, ये आप लिखते हो। तो न्यूटन के रिस्पेक्ट में जो पूरी यूनिट है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस पूरी यूनिट को हमने क्या लिखा हुआ है, न्यूटन लिखा। और एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने था जिस तरीके से हमने इसको सॉल्व करा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है और छोटे छोटे से पहिए बनाते हैं, यहाँ फ्रिक्शन को हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, और इसका मास जो है वो आपके पास 15 kg है। इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक F1 का फोर्स है मान लीजिए 20 न्यूटन का, और एक F2 का फोर्स आपके पास जो है वो 5 न्यूटन का है। और आप पूछते हैं फाइंड द डिस्टेंस covered by the object in 3 seconds। फाइनली आपको जो जो पढ़ना है वो मोशन ही है, लेकिन अब आप पहले काइनेमेटिक्स में थे, एक्सेलरेशन आपको डायरेक्ट दिया जाता था। अब आपको ये देखा जा रहा है कि वो एक्सेलरेशन कैसे आया, किस वजह से आया, वो आप देख रहे हो। तो एक फिर से सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा वो आपको पता है, इसमें से इसको माइनस किया जाएगा, 20 माइनस 5 दैट इज 15 न्यूटन का आपके पास फोर्स है। F इक्वल्स टू एम ए आप यूज़ करते हो, दिस इज 15, और सिंप्लिसिटी के लिए मास भी 15 लिया है, तो a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड इफ इट स्टार्ट्स विद इनिशियल स्पीड 0, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करेंगे, तो u आपके पास 0 है, टाइम 3 है, हाफ इंटू 1 इंटू 9, तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो 4.5 मीटर का आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। एक सिंपल से क्वेश्चन के थ्रू आपने इसको देखा और समझा। यहाँ पे दोनों फोर्सेस कैसे लग रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का मास हम लोग जो है वो 8 kgs ले लेते हैं, और इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, 4 न्यूटन का, और एक फोर्स आपके पास लग रहा है 3 न्यूटन का, एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। द फोर्स 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आपके पास जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो रिजल्टेंट फोर्स आपके पास किसके बराबर होगा, अगर आपको दो वेक्टर क्वांटिटी ऐड करनी है, अगर ये स्केलर होती तो 4 और 3 कितना होता, 7 हो जाता, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी आपके पास इस तरह से ऐड नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटी ऐड होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आपने जो थर्ड चैप्टर है उसमें इस चीज़ को पढ़ा, तो हमारे पास ये 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और क्योंकि कॉस थीटा आपके पास जो है वो 90 डिग्री होगा, तो कॉस 90 0 है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन। 16 प्लस 9 ये आपके पास 25 होगा, तो अंडर रूट 25 इज 5 न्यूटन। तो आपके पास फिर से आप F इज इक्वल टू एम इंटू ए, फोर्स आपके पास 5 है, मास आपके पास 8 kg है, और एक्सेलरेशन आप निकाल रहे हैं, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आती है आपके पास, 5/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर आगे आप और भी चीज़ कर सकते हो, लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पे दो फोर्सेस हैं, तो ये एक्सेलरेशन तभी पूरा होगा जब हम इसके डायरेक्शन की बात करेंगे। तो ये एंगल एक अल्फा बनाओगे, और टैन अल्फा अगर आप देखोगे तो ये लेंथ आपके पास 4 यूनिट्स है, ये लेंथ आपके पास 3 यूनिट्स है, तो टैन अल्फा आपके पास किसके बराबर होगा, 3/4, यानी अल्फा आप कितना लिखोगे, टैन इनवर्स ऑफ 3/4। तो अब जाके एक्सेलरेशन आप कैसे लिखोगे, इट इज 5/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मेकिंग एन एंगल tan inverse 3/4 with the 4 Newton
फोर्स, और हॉरिजॉन्टल, इस समय हॉरिजॉन्टल लिखा है, इसकी वैल्यू हमें पता होती है, कुछ एक एंगल्स की वैल्यू हमें पता होती है 37 डिग्री। अगर आप लिख सके 37 डिग्री याद रहेगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको जो है इसी तरह से लिखना है tan इनवर्स 3/4। तो जब भी आपके पास कोई वेक्टर क्वांटिटीज हैं, आपने पता है वेक्टर क्वांटिटीज जो आपको यूज करनी है उसमें से मुश्किल से आप 5-6 ही पूरे सिलेबस में देखते हो, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स है, मोमेंटम है और टॉर्क। ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको आप लगभग अपने क्लास 11th में आप इनको वेक्टर के फॉर्म में पढ़ोगे। जब भी आपको इनके साथ डील करना होगा, डील करने का मतलब जब आपको इनको ऐड करना पड़ेगा, तो हर बार आप इन्हें ऐड करते समय वेक्टोरियली ऐड करोगे, यानी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क जब भी ऐड होंगे तो आपको उनके डायरेक्शन के बारे में ज़रूर सोचना पड़ेगा। कभी आपने स्केलर में डायरेक्शन के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। मास, वर्क डन, एनर्जी, टाइम, टेम्परेचर, अगर आपके पास 10 kg का मास है और मैं 5 kg का मास उसमें और डाल देता हूँ तो डेफिनेटली वो 15 kg हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको ऐड करते समय स्केलरली ऐड करते हैं और वेक्टर्स को ऐड करते समय वेक्टोरियली ऐड करते हैं। जैसे ये 3 और 4 का जो रिजल्टेंट है वो कितना आपके पास आया है, 5 आया है। अगर आपको छोटे में कभी बताया जाएगा कि 3 और 4 5 के बराबर होता है तो आप नहीं मानोगे, लेकिन जब आप ट्रायंगल में देखते हो तो ट्रायंगल में आपको दिखता है कि एक 3 है, एक 4 है, तो एक 5 है। इसलिए इनके जो एडिशन है उस एडिशन को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर एडिशन, या उस एडिशन का एक और नाम हम लोग बोलते हैं और बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। यानी ये ठीक वैसे ही ऐड होते हैं जैसे ट्रायंगल की 2 साइड्स के साथ तीसरी साइड को आपको रखना होता है, उसी तरीके से ऐड होता है। दूसरी तरीके से भी इसे सोच सकते हो कि अगर एक 5 न्यूटन का फोर्स मेरे पास होगा तो वो 3 न्यूटन और 4 न्यूटन में वो आपके पास स्प्लिट हो सकता है। ये इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोले जाते हैं। हम और आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस धीरे धीरे करना शुरू करते हैं जिससे आपको समझ में आए कि हम क्या करने जा रहे हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 होगा ये, एग्जाम्पल 4 लेते हैं। एक M1 है 5 kg का, M2 जो है वो है 15 kg का, और एक फोर्स में लगा रहा हूँ 10 न्यूटन का। और क्वेश्चन आपके पास है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। और दूसरा सवाल आपके पास है टेंशन बिटवीन या टेंशन इन द केबल as shown in the figure। ये केबल्स हैं आपके पास, इसमें टेंशन है, एक टेंशन डेवलप होगी। हमेशा फोर्सेस पेयर में पैदा होते हैं, तो इसके ऊपर जो टेंशन है वो पीछे की तरफ है, इसके ऊपर टेंशन आगे की तरफ है। ये आपको समझना है। पहले आप क्या करोगे, इसको एज ए सिस्टम आप लोगे तो आपके पास पहले सोल्यूशन को देखोगे तो किस तरह से आपको सोल्यूशन को देखना पड़ेगा। फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना है 10, टोटल मास आपके पास कितना होगा 15 + 5 20 A। तो A की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर आपको ये टेंशन निकालनी है तो आपको या तो M1 के बारे में सोचना पड़ेगा या M2 के बारे में। तो हम बोलते हैं FBD ऑफ M1। FBD का मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। तो आप इस सिर्फ M1 को आप कंसीडर करोगे, M1 का एक वेट होगा M1G, आगे पढ़ोगे आप इसको। एक नॉर्मल फोर्स होगा, उसकी जरूरत नहीं है। एक फोर्स होगा टेंशन T जो इसको आगे लेके जा रहा है। अगर ये केबल नहीं होती, अगर आप इस केबल को काट दोगे तो क्या ये आगे चल सकता है, नहीं चल सकता। तो आपके पास ये ध्यान रखना है, ये टेंशन आपको कब दिखेगी, जब आप इंडिविजुअली या तो M1 को देखोगे या M2 को देखोगे। तो आपने सिर्फ M1 को देखा T, यही T इस M1 को A का एक्सेलरेशन दे रहा है, तो यही नेट फोर्स है M × A। मास कितना है आपके पास 5, और एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास कितनी है 1/2। तो जो टेंशन आपके पास इसके अंदर डेवलप होगी वो कितनी है 2.5
न्यूटन। अगर आप सिर्फ m2 को देखना चाहते हो, सिर्फ m2 के देखना चाहते हो, तो m2 के ऊपर क्या क्या फोर्सेस आपके पास लग रहे होंगे? एक m2g नीचे लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होगा, ये फोर्स 10 न्यूटन का आपके पास आगे की तरफ, और T की टेंशन अगर आप इसको देखोगे तो इसके ऊपर जो जो चीज़ें डायरेक्टली लग रही है, एक फोर्स इस पे डायरेक्टली लग रहा है और टेंशन इसके ऊपर सिर्फ क्या लग रही थी? टेंशन। तो आपके पास इक्वेशन क्या होगी? 10 माइनस टी इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो 10 माइनस टी, मास किसका? m2, m2 कितना है? 15, a कितना है? 1/2। तो आपके पास T की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 माइनस 7.5 दैट इज 2.5 न्यूटन। तो एक चीज तो हमको ये पता लग गई कि चाहे आप इसको कंसीडर करो या इसको कंसीडर करो, टेंशन आपके पास आ चुकी है एंड इट इज इक्वल टू 2.5 न्यूटन। बस आप ये ध्यान रखना बच्चों, जब आपने इन दोनों को एक साथ कंसीडर किया तो फोर्स आपके पास 10 न्यूटन था एंड दिस इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स। ये टेंशन उस समय क्या कहलाता आपके पास? इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स का मतलब ये टेंशन इस पे आगे की तरफ, इस पे पीछे की तरफ, अगर आप लगाते भी तो ये टेंशन एक दूसरे को कैंसिल कर देते, तो आपके पास उस समय हमें यूज नहीं करते। अगर आपके पास एक पूरा सिस्टम है, उसके लोग आपस में एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे हैं वो आपको नहीं देखना, उस पूरे सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है वो देखना है। अगर आप कार के अंदर बैठे हुए हो और कार के अंदर बैठ के कार को धक्का दोगे तो कार कभी नहीं चल सकती। अगर आप कार को चलाना चाहते हो तो आप कार से बाहर निकलोगे, फिर धक्का दोगे, तब जाके कार चल पाएगी। तो इसलिए हमेशा जो न्यूटन्स लॉ में सेकंड लॉ है वो आपको हमेशा किस चीज़ के बारे में बोलता है? नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में, जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। अभी जो आपने क्वेश्चन देखा इसमें आपके पास दो ऑब्जेक्ट रखे हुए थे, एक 5 kg का था, एक 15 kg का था, इसको हमने m2 बोला हुआ था, इसको m1 बोला हुआ था। अब की बारी फोर्स इसके ऊपर लगाते हैं, m1 के ऊपर लगाते हैं, और फोर्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 10 न्यूटन का फोर्स था हमारे पास। तो अब क्वेश्चन में क्या चेंजेस होंगे? अभी भी आपके पास जो फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स की वैल्यू आपके पास 10, मास कितना है? 20 इंटू ए, एक्सेलरेशन इज स्टिल 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अब जब आप टेंशन को देखने जाओगे तो आप किसी एक को कंसीडर करो। अगर m1 को कंसीडर करते हो आप, ये m1 है, तो इस m1 के ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं आपके पास? एक 10 न्यूटन का फोर्स इधर, एक T की टेंशन इधर, और इसकी वजह से ये आपके पास आगे मूव कर रहा है, ये 5 kg का मास A एक्सेलरेशन। तो अब टेंशन जो आपके पास आ रही है ये आपके पास हाफ होगा, दिस इज 2.5। नाउ द टेंशन इज 7.5 न्यूटन, चाहे आप इससे कैलकुलेट करो चाहे इससे कैलकुलेट करो। तो आप मुझे खुद एक चीज बताना कि एक अगर बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसके साथ एक बहुत छोटा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये m1 है ये m2 है, तो आप इसको खींच के इसको खींचना चाहोगे या इसको खींच के इसको? अगर ये आपके पास इसकी एक स्ट्रेंथ है जो टूट सकती है तो डेफिनेटली आप इस पे फोर्स लगाओगे जिससे टेंशन क्या हो? मिनिमम। अगर आप इस पे फोर्स लगाओगे तो टेंशन क्या आ जाएगी? ज़्यादा आपके पास आ जाएगी। इस क्वेश्चन से हमें पता लगा जब 15 kg वाले पे आपने फोर्स लगाया तो टेंशन 2.5, लेकिन 5 kg वाले पे जब आपने फोर्स लगाया तो टेंशन की वैल्यू आपके पास कितनी आई? 7.5 न्यूटन आपके पास आई। इसी क्वेश्चन को और आगे लेते हुए चलते हैं। मान लीजिए आपके पास ये एक गाड़ी है जिसके आपके पास कई सारे डिब्बे ले लेते हैं, हम लोग 3 डिब्बे ले लेते हैं इस बारी। ये 3 आपके पास जो है, एक वैगन है, ये बोगीज हैं आपके पास, बोगी नंबर 1, बोगी नंबर 2, बोगी नंबर 3। यहाँ पे m1 मान लीजिए आपके पास 100 kg है, m2 जो आपके पास है वो मान लीजिए आपके पास 50 kg है, और m3 जो है वो आपके पास मान लीजिए ये भी 50 kg है। इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो आपके पास मान लीजिए 0.5 किलो न्यूटन का फोर्स है। तो आप लोगों के पास ये एक क्वेश्चन है जिसमें आपके पास एक डिब्बा, दूसरा डिब्बा, तीसरा डिब्बा, ये मान रहे हैं कि अभी सरफेस से हमको कोई भी फ्रिक्शन जो है वो नहीं लग रहा,
फोर्स 0.5 किलो न्यूटन, तो 0.5 किलो न्यूटन का मतलब आपके पास 500 न्यूटन, किलो को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और क्वेश्चन वही है, मान लीजिए यहाँ पे एक T1 की टेंशन है, यहाँ पे एक T2 की टेंशन है, तो क्वेश्चन आपके पास ये है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। और दूसरा आपके पास है फाइंड T1 एंड T2, यानी द टेंशन डेवलप्ड इन द केबल्स 1 एंड 2, T1 एंड T2, इसको आपको सॉल्व करना है। तो फिर से ये वापस से उसी तरह का क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किया था, F इक्वल्स टू M इंटू ए। F की जगह आप क्या लोगे 500, M की जगह आपको क्या लेना पड़ेगा, इनको ऐड कर दीजिए तो 200 इंटू ए। तो ए की वैल्यू आप अगर सॉल्व करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास एक्सेलरेशन है, यानी इस एक्सेलरेशन से ये तीनों चल रहे होंगे। और आपको इसमें सोचने में भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये पहली बोगी जितनी दूरी तय करेगी, दूसरी भी उतनी ही तय करेगी, तीसरी भी उतनी ही तय करेगी। जिस रेट से ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उसी रेट से ये, उसी रेट से ये, यानी तीनों की स्पीड भी सेम होगी। और अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो वो इंक्रीज होने का रेट भी तीनों में सेम होगा, यानी एक्सेलरेशन भी सेम होगा। ये एक रिजिड सिस्टम है, ऐसा नहीं हो सकता कि बोगी आपके पास 10 मीटर चल जाए और ये 2 ही मीटर चले। इस तरह की चीज़ एक रिजिड सिस्टम में जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उसमें आपके पास ये पॉसिबल नहीं है। इंडिविजुअली थोड़ा बहुत ऑसिलेट कर सकते हैं, अदरवाइज ये सब एक साथ ही मूव करते हैं, एक साथ ही चलते हैं। अब बात आती है टेंशन की T1 और T2। तो अगर मैं सिर्फ आपके पास M3 को देखूं, यानी FBD ऑफ M3, तो M3 को आप देखोगे तो इस M3 के ऊपर आपके पास एक mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, एक सरफेस से नॉर्मल फोर्स है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। ऊपर लग रहा होगा, अभी इससे कोई मतलब नहीं है। T2 की टेंशन आपके पास है, तो ये T2 आपके पास क्या होगा, इस M3 मास को A का एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो जो T2 की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 50 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2.5। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 125 न्यूटन। यानी ये जो टेंशन इसको, ये जो केबल इसको खींच रही है, इस पे कितना फोर्स लगा रही है, 125 न्यूटन का फोर्स लगा रही है। अगर आप इस M2 के बारे में बात करें तो इस M2 को अगर आप देखोगे तो इस M2 के ऊपर T1 की टेंशन आगे लग रही है और T2 की टेंशन पीछे लग रही है। वैसे तो आप समझ गए, लेकिन फिर भी अगर मैं पूछूं T2 की टेंशन पीछे क्यों लग रही है, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि इस ऑब्जेक्ट को आगे ले जाने वाला ये T2 है, उस पर ये T2 इधर लग रहा होगा, तो ये रिएक्शनल फोर्स पीछे ही लग रहा होगा। आपके पास ये वाला ब्लॉक इसको पीछे की तरफ खींच रहा है, ये वाला ब्लॉक इसको आगे की तरफ खींच रहा है, यही एक्शन और रिएक्शन पेयर होते हैं। इसी तरीके से ये केबल में इसके ऊपर टेंशन T1 आगे लग रही होगी, अगर ये केबल ना हो तो ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव कर ही नहीं सकता। तो कुल मिला के आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, T1 माइनस T2, इसका जो मास है M2 का, उसको A का एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। T2 आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, इट इज़ 125, M2 की वैल्यू 50 है, A की वैल्यू 2.5 है, तो T1 की वैल्यू कितनी हो जाती है 250 न्यूटन। यानी आपके पास T2 के अंदर टेंशन कितनी है 125, T1 के अंदर टेंशन कितनी है आपके पास 250। आप चाहते तो 1 को लेते हुए भी आप आंसर निकाल सकते थे। अगर आप M1 के FBD बनाओगे तो क्या बनेगा आपके पास, यही M1 है जिस पे 500 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, लेकिन T1 की टेंशन पीछे, इस पे T1 की टेंशन पीछे, इस वाले पे T1 की टेंशन आगे, T2 की टेंशन इस वाले पे पीछे, इस वाले पे आगे। तो ये आपको धीरे धीरे एक्शन रिएक्शन कपल भी समझ में आ रहे हैं। 500 माइनस T1 इज इक्वल टू M1 इंटू ए, 500 माइनस T1, M1 की वैल्यू 100 इंटू 2.5, तो T1 आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 250 न्यूटन। तो आपके पास, आप चाहे इससे T1 निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, T2 आपके पास इससे आपने निकाल ली। तो आपने थोड़ा बहुत फोर्सेस के बारे में सोचा समझा, किस तरीके से आपको देखने। अभी आप फोर्सेस को मुझे देने पड़ रहे हैं,
अभी जो फोर्सेस हैं वो मुझको देने पड़ रहे हैं कि ये फोर्स इतना लग रहा है, ऐसा लग रहा है। अब थोड़े समय के बाद धीरे धीरे आप लोग फोर्स को फोर्स भी देना बंद कर दिया जाएगा। आपको खुद ही सोचना पड़ेगा कि कौन कौन से इस पे फोर्सेस लग रहे हैं और उनको फिर समझना पड़ेगा। हम स्टेप वाइज बढ़ रहे हैं। अगर आप देखो तो सबसे पहले आपके पास क्या था, आपके पास एक्सेलरेशन आपको डायरेक्टली दे दिया जाता था और फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करते थे। फिर आपको फोर्स देना शुरू किया, उससे आपने एक्सेलरेशन निकाला। फिर आपको फोर्सेस देने शुरू किए, उससे आपने एक्सेलरेशन निकाला। अब आपको फोर्सेस पहचानने भी होंगे कि फोर्सेस कौन से हैं, किस तरीके के हैं। तो ज़्यादा फोर्सेस नहीं है, 3 या 4 फोर्स आपको पढ़ने हैं क्लास 11th में, उसी से हमारा काम चलता है। हमारा क्या मतलब, आप आगे तक भी जाओगे तो वो सारे फोर्सेस आपको काम करेंगे। जिसमें पहला फोर्स आपके पास क्या है, वेट। W से रिप्रेजेंट करते हैं m इंटू जी। m आपको पता है मास, और g आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये वेट इज ऑलवेज देयर। अगर अर्थ आपके पास है, आप अर्थ पे कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो वेट इज ऑलवेज देयर। आपके पास कोई भी चीज कहीं पे भी हो, कैसी भी हो, तो आपके पास हमेशा एक फोर्स तो एक्ट करेगा ही करेगा। मान लो ये हवा में है आपके पास, तो mg एक्ट करेगा। ये किसी सरफेस पे रखा हुआ है तो mg एक्ट करेगा। ये मान लो आपके पास पानी में रखा हुआ है तो mg एक्ट करेगा। किसी भी सिचुएशन में आप देख लो, कोई चीज़ हवा में हो, कोई चीज़ सरफेस पे टिकी हुई हो, कोई चीज़ आपके पास पानी में हो, तो एक फोर्स तो आपको यूज़ करना ही करना है। आपसे कभी भी जब बोला जाएगा भाई ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर फोर्सेस बताओ, तो जो पहला फोर्स आप बताओगे वो कौन सा बताओगे आप, वेट। कि भाई mg वर्टिकली डाउनवर्ड, हमेशा क्या बोलोगे इसको, वर्टिकली डाउनवर्ड। इसमें कोई भी आपके पास जो है कोई चेंजेस नहीं है। वेट इज ऑलवेज देयर, वेट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और हाँ, इसको और प्रिसाइज जानना चाहते हो तो इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। जब आप काफी ऊपर से चीजों को देखोगे ग्रेविटेशन चैप्टर में, तो वहां हम सोच लेंगे इस बारे में। अभी हमारे पास जो मैकेनिक्स में जितने क्वेश्चन आने हैं उसमें आपके पास वेट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर ये आपके पास किसी इंक्लिनेशन पे भी कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है तो वेट आपके पास कहाँ लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगेगा। और कोई दूसरा आपके पास इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। इट इज ऑलवेज mg, इट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। तो कितना आपके पास आसान है। हाँ, अलग अलग प्लैनेट्स पे वेट अलग हो सकता है और होता भी है। मून पे अलग वेट होगा और अर्थ पे अलग वेट होगा। मास एक कांस्टेंट चीज़ है, इनर्शिया एक कांस्टेंट चीज़ है। लेकिन आप अलग अलग अगर प्लैनेट्स पे जाओगे तो वहाँ पे वेट अलग होगा। स्पेस में जाओगे तो वेट लगेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ प्लैनेट अगर आसपास नहीं होंगे तो वेटलेसनेस आपके पास आ जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं। जी भी आपको पता ही है, जी जनरली आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हो, नहीं दिया जाता तो 9.8 लेते हो। तो ये वेट, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे, अब से हम जब भी किसी को बनाएंगे तो एक फोर्स तो हमको लगाना ही है, और वो फोर्स हमारे पास कौन सा होगा, उसका ग्रेविटेशनल पुल, जिसको आप वेट कहते हो, नीचे की तरफ खींचता है। फिजिक्स में वेट और मास अलग अलग होते हैं, केमिस्ट्री में वेट और मास में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, वहाँ पे हम वेट को भी ग्राम में ले लेते हैं, मास को भी ग्राम में लेते हैं, लेकिन यहाँ वेट की यूनिट क्या होगी, न्यूटन, और मास की यूनिट क्या होगी आपके पास, केजी। तो दोनों में आपके पास फर्क है, वेट इज न्यूटन और मास इज केजी। दूसरा फोर्स जो आप पढ़ रहे हो वो आपके पास फोर्स का नाम है नॉर्मल रिएक्शन। हमने नॉर्मल रिएक्शन ही दूसरा फोर्स क्यों पढ़ा बच्चों, क्योंकि आपके पास शायद ही कभी किसी समय ऐसी सिचुएशन होती है कि आपके पास ये दो फोर्स आपके पास ना हो। एक फोर्स आपके पास हमेशा होता है mg वर्टिकली डाउनवर्ड, और एक फोर्स आपके पास हमेशा होता है नॉर्मल रिएक्शन। आप खड़े हो, बैठे हो, सो रहे हो, ये नॉर्मल रिएक्शन आपके पास रहेगा। जब भी आप किसी के भी कांटेक्ट में होगे ये फोर्स आपको मिलेगा। ये कैसा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स। बस वो कांटेक्ट सॉलिड रिजिड होना चाहिए तो ये फोर्स आपको मिलेगा।
कब ये फोर्स आपको नहीं मिल सकता? अगर आप कहीं जंप कर रहे हो, हवा में हो, तो ये फोर्स आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। पानी में हो तो ये फोर्स आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। अदरवाइज ये फोर्स आपको हमेशा दिखता है और इसका नाम नॉर्मल रिएक्शन है। अगर आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए, आप खड़े हुए हो तो आपको सिर्फ दो फोर्सेस लग रहे होंगे, एक mg, ये तो अब आना ही आना है, और दूसरा आपके पास ये नॉर्मल रिएक्शन r, ये सरफेस से नॉर्मल लगता है। नॉर्मल का मतलब, ये नॉर्मल शब्द क्या क्यों यूज किया गया है? नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल टू द सरफेस का मतलब, थोड़ी देर के लिए मान लो आप किसी स्लोप पे से नीचे की तरफ जो है चल के आ रहे हो, नीचे की तरफ आ रहे हो, तो आपका वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा mg का, लेकिन जो नॉर्मल फोर्स है वो आपके पास कैसा लगेगा? सरफेस के नॉर्मल। तो हमेशा ये सरफेस के नॉर्मल आपके पास लगता है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और वो आपके पास इस तरह से किसी एक ग्रूव के अंदर रखा हुआ है, तो ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, तो जितने भी सरफेस के कांटेक्ट में होगा, ये आपके पास r1 का फोर्स और ये आपके पास एक r2 का फोर्स रहेगा। यानी एक चीज आपको अब पक्का है कि हमारे को दो फोर्सेस के बिना हम रह ही नहीं सकते। उसमें से एक फोर्स आपके पास कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा फोर्स आपके पास कौन सा है? नॉर्मल फोर्स। तो कुछ देर तक हम इनके ऊपर ही काम करते हैं, फिर हम लोग इसी चीज़ को, ये जो मैंने अभी आपको सिर्फ दो फोर्सेस बताए हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और एक नॉर्मल फोर्स, नेक्स्ट पार्ट में 40 मिनट्स का हमारा ये लेक्चर हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम सिर्फ इन्हीं दोनों फोर्सेस को लेते हुए बहुत सारी चीज़ सीखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेंशन को भी पढ़ेंगे, स्प्रिंग फोर्स भी देखेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स भी देखेंगे, और कई सारी चीज़ें हमें देखेंगे। तो सेकेंड पार्ट जो हमारा आएगा उसमें आप स्प्रिंग फोर्स, टेंशन और फ्रिक्शनल फोर्स, इनके बारे में पढ़ेंगे, और वो भी आपके पास 40 मिनट्स का होगा। उसके लिए आप ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।